तो बच्चों अब हम लोग एडी करंट्स के बारे में बात करते हैं। इसका मतलब है सरफेस करंट, जो सरफेस पे फ्लो होंगे। कौन सी सरफेस पे होंगी, थोड़ा समझ लीजिए। सपोज मेरे पास एक वेल डिफाइंड एरिया है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड है, तो वो एरिया ऐसा भी हो सकता है, और यहाँ पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। ऐसे ऐसे सॉरी, मैथमेटिक्स से स्टूडेंट होने के नाते नुकसान होना ही है, कई बार मल्टीप्लाई है जो एडिशन साइन हो जाता है। ये मैग्नेटिक फील्ड है। अब मेरे पास एक पतली सी ऐसे पत्ती है, ठीक है। मैंने उसमें मेटल पे ही खरोंच से ऐसा बना दिया, कोई लूप जैसा, मेटल के ऊपर ही खरोंच के हल्का सा खरोंच पड़ जाती है ना किसी भी मेटल पे, ऐसा सोच लो। अब मैं इसे धीरे धीरे लेके आया इस फील्ड के, इस मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर, तो थोड़ी देर में पता लगे ऐसे आ गया, और जो लूप है वो भी ऐसा आ गया। तो लूप जो हमारा है वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ रहा है, उसका एरिया बढ़ते जा रहा है, तो फ्लक्स भी बढ़ता जाएगा लूप के अंदर। अच्छा। तो बेटा लूप में करंट पैदा हो जाएगी, जिसको क्या कहते हैं, एडी करंट। भाई इतना ही है। अब आप कहेंगे सर ऐसे तो कई सारे लूप बना हो सकते हैं, और कई लूप ऐसे भी हो सकते हैं क्योंकि मेटल है, मेरी आंखों से तो नहीं दिख रहा है, लेकिन वहां बारीक लूप बने हुए हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकता है। तो ये बहुत ही कम मात्रा की बहुत हल्की सी एडी करंट्स होती हैं जो सरफेस पे फ्लो होती है। क्लियर हो पाया? यस सर। अच्छा। अब ये ऐसे छोटे छोटे लूप्स में बहती है, इनसे होगा क्या, इनसे बच्चों धीरे धीरे थर्मल एनर्जी पैदा होती है, और थर्मल एनर्जी पैदा होने से ये सीट गर्म हो जाती है। क्लियर हो पाया? यस सर। तो फिर आप कहेंगे इससे क्या होगा। मान लेते हैं ये सीट को बार बार मैग्नेटिक फील्ड में जाना और आना पड़ रहा है, सपोज ऐसा सोच लो, तो ये रेजिस्टेंस का काम करने लगती हैं एडी करेंट्स। अरे भाई हवा में झूला होता है ना, पेंडुलम की तरह, यस। अगर मैंने यहां से झूले को छोड़ दिया तो थोड़ी देर के बाद क्या होने लगता है, डैम्पिंग एक वर्ड आया था, याद है? डैम्प होना, एनर्जी का यस। लॉस होता है मैकेनिक्स में। एयर रेजिस्टेंस की वजह से हवा में अगर मैं एक झूले को, एक बच्चे को बैठा के झूलाने के लिए छोड़ दूं, तो धीरे धीरे उसका एम्पलीट्यूड कम होने लगता है, और वो थोड़ी देर के बाद रुक जाता है। ऐसा क्यों होता होगा? एयर रेजिस्टेंस की वजह से झूले की एनर्जी कम होते जाती है, डैम्पिंग की वजह से। क्लियर हुआ? ऐसा होता है मैकेनिक्स में। यस सर। बच्चों ये जो मेरे पास पतली सी पट्टी है यहाँ, मान लो इसे भी बार बार मैग्नेटिक फील्ड से होकर गुजरना है और वापस आना है, मान लो ऐसा कोई मशीन है, तो होगा ये कि बार बार फ्लड्स में चेंज होने से एडी करंट्स पैदा होंगी, और वो एडी करंट्स इससे एनर्जी को कम करेंगे। कैसे? वो डिफरेंट डायरेक्शन में चल करके थर्मल एनर्जी पैदा करेंगे। भाई करंट थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस कर सकती है या नहीं? हीटर में क्या होता यस। है, पानी गर्म करने वाली रॉड या गीजर में क्या होता है, करंट थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस कर सकती है, तो यहाँ ये थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस करती है, इससे एनर्जी लॉस होता है। एनर्जी लॉस होने से यहाँ भी डैम्पिंग होने लगती है, धीरे धीरे स्लो होने लगती है ये पट्टी का मूवमेंट। तो एडी करंट्स और उनका प्रभाव समझ में आया। यस। अब दूसरी बात, हम इन एडी करंट्स का प्रभाव को कम कैसे कर सकते हैं। तो होता क्या है बच्चों कि कई बार जो सीड्स होती है जिनको इस तरह से बार बार मैग्नेटिक फील्ड से होकर गुजरना पड़ता है,
उसमें इंजीनियर पहले से ही ऐसे लूप बना देते हैं, देखिए। ये सब नलीफाई कर देंगे इस टाइम पर, मिनिमम कर देंगे। इस तरह से लूप बने हुए आपको बढ़िया डायग्राम दिख जाएंगे बुक में। एडी करंट को मिनिमाइज कैसे किया जाता है, समझ में आया? ऐसे स्लॉट बनते हैं, हल्का हल्का कटिंग करके ऐसे बना देते हैं। तो एडी करंट्स इनमें आपस में ही प्लस माइनस कैंसिल हो जाती है पूरा, और डैम्पिंग मिनिमाइज हो जाती है। तो इसमें दो चीजें समझाई मैंने कि एडी करंट क्या होती है, कब पैदा होती है, और एडी करंट से क्या प्रभाव पड़ता है, और एडी करंट्स को मिनिमाइज कैसे किया जा सकता है। क्या तीनों बातें क्लियर हो पाई? यस सर। अच्छा, तो एडी करंट्स पे जो लिखना है वो एससी वर्मा से लिख सकते हैं आप लोग, या मैं लिखा दूं? सर दिखा दीजिए। अच्छा, चलिए फिर इसी बात को लिखना है, कोई बड़ा वो नहीं था वैसे। थ्योरेटिकल है बेटा, एक पैरा तो दिया हुआ है उन्होंने पूरा। तो आप लोग, मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ, मेरे पास थोड़ा समय है, मैं एक और आर्टिकल पे भी जाना चाह रहा हूँ। यही बातें जो मैंने समझाई वही लिखानी भी है, कोई नया नहीं है। मैंने उसी पैरा को ही समझाया है। मैं नए टॉपिक पे जाना चाह रहा हूँ फटाफट। सेल्फ इंडक्शन। इंडक्शन तो हो गया, लेकिन सेल्फ इंडक्शन नाम से ही क्लियर है कि अपने ही द्वारा इंडक्शन भी हो सकता है क्या? तो मेरे पास एक कोई लूप है, क्लोज लूप है। तो पहले इसको समझिएगा। एक कंडक्टिंग लूप है क्लोज्ड, मेटल का तार मोड़ माड़ के बना दिया बस, ठीक है। और इसमें करंट फ्लो हो रही है। तो अगर करंट फ्लो होगी तो बच्चों इसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा। क्यों? करंट क्या करेगी? चारों ओर क्या बनाएगी? बायो सेवर्ट में आपने पढ़ा है शुरुआत में। यस। दोनों चीजें सोचनी है। आजकल हम मैग्नेटिक से करंट डेवलप कर रहे हैं, शुरू में हम करंट से मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर रहे थे। बायो सेवर्ट और उसके आसपास के एग्जाम्पल यही तो बताते हैं। तो अभी हम वही दिमाग अपना वहीं ले जाओ। सोचो एक लूप है और उसमें करंट फ्लो हो रही है, तो क्या होगा? चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस भी होंगी। यस सर। अब अगर मैं करंट को चेंज करूं, आई चेंजेज विद टाइम, तो उससे क्या होगा? अभी लिखना नहीं है, इसको मैं लिखाऊंगा। समय के साथ, टाइम के साथ करंट चेंज होना शुरू हुई। हमारी आदत क्या है साहब? आई करंट है तो बस, हाँ, जिंदगी भर के लिए अब आई करंट फ्लो होते रहेगी। अभी हम थोड़ा बदलाव कर रहे हैं। आई चेंज हो रही है। अब चेंज मतलब या तो बढ़ रही होगी या घट रही होगी, जो भी हो रहा हो। तो बच्चों इसकी वजह से जो फ्लड्स हो रहा है वो क्या होगा? चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड भी सर कम वो भी हो पढ़े। गया, मजबूत होगा या नहीं? उसकी अमाउंट कम ज्यादा होगा। यस सर। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग और वीक होता जाएगा बार बार, तो वहां फ्लड्स लाइनों पे भी पड़ेगा असर। यस। तो बच्चों इसकी वजह से लूप में ईएमएफ डेवलप हो जाता है। गजब बात है, लूप में ईएमएफ पहले से था तभी करंट फ्लो हो रही थी, लेकिन अब इस मैग्नेटिक फ्लक्स में बदलाव की वजह से ईएमएफ डेवलप हो जाता है। क्योंकि इस पूरी प्रोसेस में किसी और की मदद नहीं हुई है, ये जो इंडक्शन हुआ है ये सेल्फ है लूप का, तो इसे क्या बोलते हैं? सेल्फ इंडक्शन। यस। म्यूचुअल इंडक्शन भी होता है। तो पहले ये बताइए, सेल्फ इंडक्शन समझ में आया कि नहीं आया? सेल्फ इसलिए कि अपनी वजह से ही हुआ है।
चलिए मैं इसे लिखा देता हूँ, लिखिए लूप में करंट, तो यहां से लिखिएगा व्हेन a current is established in a closed conducting loop, in a closed conducting loop, तो क्या होगा, it produces a magnetic field. ये हमने पढ़ा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड में शुरुआत में। So there will be magnetic flux also. मैग्नेटिक फील्ड उन्हीं की वजह से दिखता है, will be magnetic flux also. ये तो वही बात होगी। अब हम क्या करेंगे, करंट को बदलाव करते हैं नई लाइन से। If the current changes with time, current changes with time, तो क्या होगा, फ्लक्स में बदलाव होगा ना, मैग्नेटिक फील्ड कम ज्यादा होगा उस हिसाब से, तो द Yes. फ्लक्स थ्रू द लूप, द फ्लक्स थ्रू द, फ्लक्स कहां से जाने वाला, फ्लक्स लूप से होने वाला, तो क्या होगा, द फ्लक्स थ्रू द लूप क्या होगा, चेंजेस, and hence is an EMF is induced, and hence an EMF is induced in the loop. In the loop. This process is called self-induction. समझ में आया? Yes, sir. ये है सेल्फ इंडक्शन, क्योंकि ये और किसी की जरूरत नहीं पड़ी, तो ये नाम क्यों पड़ा, क्योंकि उसी लूप में ही इंडक्शन भी हो रहा है, उसी में ईएमएफ भी डेवलप हो रहा है, जबकि उसमें ऑलरेडी एक ईएमएफ था जिस वजह से शुरू में करंट फ्लो हो रही थी। लोग सारी चीजों की खिचड़ी पका देते हैं, इस वजह से गड़बड़ होती है। तो जो फाई है, मैथमेटिकल ट्रीटमेंट करता हूं, जो फ्लक्स होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, करंट ज्यादा होगी तो Current. ज्यादा हो, तो यहाँ से फाइव इक्वल टू एल आई, एक प्रोपोर्शनली क्रॉस्टेड लग जाएगा, तो फाइव को क्या कहते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस, एल को क्या नाम देते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस। एल जो होता है कांस्टेंट है, आपने खुद देखा, लेकिन ये जो लूप है बच्चों, इसकी ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है, लिख लीजिएगा, दो एल इज कांस्टेंट, yet it depends upon the geometry of the loop. तो EMF
इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसे दिखाते हैं हम लोग? इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वल टू ई माइनस d5/dt। तो भाई यहाँ पर माइनस d/dt तो ठीक है, फाइव चीजों क्या रख सकते हैं? LI। LI में बच्चों कांस्टेंट किसको कह रहे हैं हम? L। L। तो L बाहर आ जाएगा और माइनस dy/dt। आप इस तरह से भी ईएमएफ निकाल सकते हैं। ईएमएफ में ऐसे भी हो सकता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इनटू L टाइम्स। क्या इंड्यूस्ड ये समझ में आया? Yes sir। तो सेल्फ इंडक्टेंस पे तो बहुत क्वेश्चन मिलेंगे आपको, यहाँ भी और एसी में भी। इंडक्शन कॉइल होगी, उसका सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस बेसिकली रेजिस्टेंस ही है। कॉइल का जब इंडक्शन कॉइल आई, इंडक्शन कॉइल के रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं? इंडक्टेंस। आपके पास दो तीन चीजें आएंगी, कैपेसिटर आएगा सी, उसके लिए हम बोलेंगे, और यहाँ एल बोलेंगे इंडक्शन कॉइल के लिए, और रेजिस्टेंस जैसे बल्ब होता है उसके लिए आर बोलते हैं। ये सब तीनों विरोध हैं, प्रतिरोध हैं, रेजिस्टेंस ही है, इन स्पेसिफिक नाम दे दिए। जैसे आपके परिवार में तीन लोग हैं, तीनों एक ही सरनेम वाले होंगे, लेकिन तीनों के अलग अलग नाम दे दिए आपने, है वो एक ही फैमिली से। तो रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और रिएक्टेंस ऐसा पढ़ा होगा आपने, अभी आएगा कैपेसिटेंस में, कैपेसिटर में, तो आप वहां देखेंगे कि हाँ ये तो सब एक ही है। डायमेंशन देखिए ना तीनों के, डायमेंशन एक ही आएंगे, तो सब रेजिस्टेंस ही है, स्पेसिफिक नाम है। अब बात समझ में आई? Yes sir। तो आज इतना ही करते हैं। अब इसमें सॉलिड न्यूट्रल वो निकालेंगे, और थोड़ा सा LR सर्किट है, करंट, ग्रोथ, ये सब चीजों पे बातचीत करेंगे। चलिए आज इतना काफी है, अब आप तैयार हो जाइए स्कूल के लिए। सर हाँ जी। सर कल मेरा एग्जाम है तो कल मैं क्लास नहीं दे पाऊंगा। कोई बात नहीं, फिर बाद में देख लीजिएगा। हाँ। ठीक।